हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज हमारी ये जो क्लास है ये सेकंड क्लास है यूपीएससी करंट अफेयर्स की, और मैं जो आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ वो आपके साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं। राइट, आपको पता है 25 मई को आपका एग्जाम है यूपीएससी आईएएस का, ठीक है, प्रीलिम्स का। सो बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट सेशन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के वो भी किए होंगे। सो शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। राइट, पहला जो हमारा सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द ग्रामीण वितरक योजना लॉन्च्ड इन 2009 मेनली डेल्ट विद distribution of health kit in rural area, distribution of seeds and fertilizers, liquefied petrol gas यानी कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन रूरल इंडिया किससे संबंधित है? ग्रामीण वितरक योजना, जो कि 2009 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, सो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड किट रूरल से संबंधित है, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर, नो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी वितरण से ये संबंधित है, तो आंसर हमारा यहाँ पर है सी आंसर है। ठीक है, देखो, ओवर द लास्ट 15 ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अटेम्प्टेड टू रेप्लिकेट द सक्सेस दैट लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी adoption has seen in urban households, in poorer and the rural household। ठीक है, ग्रामीण वितरक योजना लॉन्च इन 2009 यानी कि ये जो योजना है 2009 में लॉन्च की गई थी, जिसके थ्रू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हेल्प टू ग्रो रूरल डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन 18 to 60% ऑफ द टोटल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड टुडे। हमारा जो दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, वो है बाय एनालाइजिंग सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग की बात यहां पर हो रही है। अ क्राइम लेबोरेटरी कैन डेवलप अ प्रोफाइल टू बी यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग अ सस्पेक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, किस सोर्स से डीएनए लिया जा सकता है? मान लो किसी की डीएनए प्रोफाइलिंग बनानी है, तो कौन सा सोर्स हमारी बॉडी का ऐसा हो सकता है जिससे डीएनए को कलेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर? ठीक है, ब्लड से, क्या ब्लड में डीएनए पाया जाता है? बोन, स्लाइवा, हेयर, टीथ। हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस इज आर करेक्ट? तो देखो, ब्लड में होता है क्योंकि डीएनए हमारे सेल्स में होता है, तो ब्लड में भी होता है, बोन में, स्लाइवा में, हेयर में, टीथ में, सभी में डीएनए होता है। ठीक है, सो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट सही है? ऑल 5। आंसर क्या होगा? डी आंसर हमारा है यहाँ पर। देखो, ईच पर्सन्स डीएनए एक्सपेक्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन इज यूनिक, यानी कि ईच पर्सन्स डीएनए, सभी व्यक्तियों का जो डीएनए होता है एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन्स, जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं उनका सेम उनका अलग होता है, अदरवाइज सबका यूनिक होता है। सभी का यूनिक होता है, अलग अलग होता है, इनका डीएनए सेम होता है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ठीक है, बाय एनालाइजिंग सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस कॉल, इसको बोलते हैं लोकी। अ क्राइम लेबोरेटरी कैन डेवलप अ प्रोफाइल टू बी यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग अ सस्पेक्ट। सो देर इज डीएनए इन मोस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ज्यादातर कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। इवन अ मसल अमाउंट ऑफ बॉडीली फ्लूइड टिश्यू कैन यील्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन। Samples may even be extracted from used clothes, line, comb, DNA can be extracted from many sources. ठीक है, so such as hair, teeth, bones, saliva, blood because of other frequently used items. हमारे जो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, जो तीसरा सवाल है, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस LNG, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस के बारे में बात करनी है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहां पर ऐसे हैं जो सही हैं? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो, सो LNG इज अ नेचुरल गैस रिड्यूस टू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विफेक्शन थ्रू द इंटेंसिव हीटिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट होली ऑफ द मीथेन, क्या पूर्ण रूप से ये मीथेन से बनता है एलएनजी? एंड वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ एलएनजी इज दैट इट कैन नॉट बी इजीली ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप। क्या ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये भी गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये सही है। सो फर्स्ट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। कितने सही हैं? एक ही सही है। आंसर क्या होगा? ए। और इसमें भी सेकंड वाला हमारा सही है। ठीक है, आंसर है ए। देखो, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एलएनजी इज ए नेचुरल गैस रिड्यूस्ड टू अ लिक्विडिफाइड स्टेट। ठीक है,
through intense cooling to around 160 degree Celsius, minus 160 degree Celsius, and this liquidify is 600 times smaller than the original volume and half of the weight water. The compressed fossil fuel, which is constituted almost wholly of methane, a potent greenhouse gas, can be transported around the world via ship. After arriving its destination, the cargo is regasified in the floating terminals and redistributed through pipelines. But despite LNG's export potential, the high cost of liquefaction and the producing LNG is limited its market. ठीक है, द कूलिंग लिक्विडिफाइड जो होता है, कूल करना, इसको ठंडा करना, इसको द्रवित करना, एंड ट्रांसपोर्टेड जो प्रोसेस होता है इसका, एज वेल एज द पोस्ट ट्रांसपोर्टेड यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्ट के बाद में जो रीगैसिफिकेशन प्रोसीजर होता है, ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें भी बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है. बिकॉज ऑफ एलएनजी मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, द रिस्क ऑफ मीथेन लीकेज along the production and transport regasification chain are simply much higher, therefore much more emission intensive. ठीक है, हमारा चौथा सवाल है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो करेक्ट हैं, जो सही हैं, ये देखना है. तो देखो, द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी implies that under certain circumstances space itself would be stretched and compressed, resulting in the production of gravitational waves. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, ग्रेविटेशन वेव्स वर फर्स्ट डिटेक्टेड बाय LIGO. LIGO क्या होता है? लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी. कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार डजंट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है. तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड है गलत. कितने सही हैं? 2 सही हैं. तो आंसर क्या होगा? बी. थर्ड गलत है यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देखो, फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव वाज अनाउंस्ड ऑन February 11, 2016. यानी कि 11 फरवरी 2016 को ये अनाउंस्ड किया गया था कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं, उनको डिटेक्ट किया गया है. अब उनको डिटेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो दीज हैड बीन प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अ सेंचुरी एगो बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. और ये बात लगभग एक शताब्दी पहले जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने ग्रेविटी सिद्धांत के कॉन्सिक्वेंसेस के बात कही थी, जो 2016 में हुआ भी वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी. ठीक, आगे देखो, जनरल रिलेटिविटी implies that under certain circumstances space itself would be stretched and compressed, resulting in the production of gravitational waves, much like throwing a stone in a palladic pool of water. Since gravitational wave were first detected by LIGO, so जो LIGO है, LIGO मतलब लेजर इंफरमेट्री ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ने 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, जिसकी भविष्यवाणी लगभग एक शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन कर चुके थे. ठीक है, सो तभी से लेकर के इट डिटेक्टर्स हैव ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव बर्ड्स. These high frequency waves are thought to be the result of collision of black holes. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये आया था ना 11 फरवरी 2016 को, जब इसके बारे में, और इसी वर्ष, क्योंकि इस वर्ष हुआ था जून में एग्जाम यूपीएससी का, ठीक है, तो इसी साल यूपीएससी के प्री में पूछा गया था. क्या ये पूछा गया था? LIGO से संबंधित सवाल यहां पर प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था. इसीलिए बोलते हैं कि PYQs को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है प्रीलिम्स मेंस क्रैक करने के लिए. ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्क्वायर किलोमीटर एरे. अगेन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो देखो, स्क्वायर किलोमीटर एरे इज अ सिंगल लार्ज टेलीस्कोप, यानी कि सिंगल लार्ज टेलीस्कोप है, गलत स्टेटमेंट है. सम ऑफ स्काई स्क्वायर किलोमीटर एरे फैसिलिटेट वुड बी लोकेटेड इन इंडिया. क्या ये लोकेटेड इन इंडिया? नो. द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज. यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है. कितने स्टेटमेंट सही है? एक सही है. आंसर क्या होगा? ए होगा आंसर इसका. ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है मतलब आंसर होगा ए. अब यहां पर देखो इसको, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट.
The square kilometer array will not be a single large telescope, but a collection of thousands of these antennas as a single unit. The collection of thousands of name square kilometer array comes from the original intentions to create a 1 square kilometer, 1 million square meter of the effective area of collective audio waves. This was meant to be achieved by installing thousands of smaller antennas in a specific array designed that would make them functions like the single radio telescope. ठीक है, ये जो एंटीना है about 200 of them South Africa, more than 130,000 in Australia are being installed in the sparse populated locations जहां पे जनसंख्या काफी कम है, chosen to ensure and they are away from the human activities as possible, यानी कि मनुष्य का हस्तक्षेप ना हो उस क्षेत्र में इनको इंस्टॉल किया गया है. So this has been done in order to minimize single interference from the undesirable earth based sources. हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, जिसको बोलते हैं सेफ्टी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गाइडेंस. 3 स्टेटमेंट हैं. अगेन कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमको देखना है. सो देखेंगे. कन्वेराइज्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ग्रेन बैग्स विद RFID ट्रेसेबिलिटी होती है क्या इसमें? यस. ऑनलाइन वेटेज एंड द मॉइस्चर मेजरमेंट होता है, बिल्कुल होता है. रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रेन, क्या ये है? यस. फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तीनों सही है. आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा सी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे. सो SAFEETY developed by Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research under the Ministry of Electronics and Information Technology, right? Guidance. So features comprised loading unloading of grain bag with RFID. RFID का यूज किया गया है इसमें, इसको ट्रेस करने के लिए, इसके मॉइस्चर को ट्रेस करने के लिए. ठीक है. सो ऑनलाइन वेट एंड मॉइस्चर मेजरमेंट एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रेन. This advancement system can handle nearly the 1 truck load approximately 28 1 of grains in 40 minutes. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना एडवांस लेवल पे काम कर रहा है ये. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द GHAR जियो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल. क्या है ये पोर्टल क्या है? मैंने ये सर्वाधार में भी कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है पीछे काफी. ठीक है. अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट. क्या देखना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है. तो देखो GHAR यानी कि गो होम एंड रीयूनाइट, गो होम घर जाओ और वापस, रीयूनाइटेड हो पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द पोर्टल फैसिलिटेट द डिजिटल ट्रैकिंग एंड मॉनिटर ऑफ चिल्ड्रन इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हु नीड टू बी रिपेट्रिएट एंड टू अनदर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट. क्या ये बात सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है. कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, दोनों सही है. तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा फिर यहाँ पर, अगर कोई गलत नहीं है तो. देखो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपका आएगा किसके अंतर्गत? पॉलिटी के अंतर्गत. देखो समय ज्यादा है नहीं, वैसे तो आपने तैयारी कर ही ली होगी ठीक से, क्योंकि आज 17 मई हो चुकी है, 25 मई का एग्जाम है. बट लास्ट टाइम में कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें ऐसी होती है जो आपके काम आ जाती है ना. तो अगेन सारी चीजों को बिल्कुल इंटीग्रेटेड करके समराइज्ड वे में पढ़ना है, क्योंकि अब उतना समय है ही नहीं आपके पास. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, हैज लॉन्च द घर जियो यानी गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल फॉर द डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन चिल्ड्रन एज पर प्रोटोकॉल्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015. The portal facilitate the digital tracking and the monitoring of children in the juvenile justice system who need to be repatriated and to another country, किसी दूसरे देश में, दूसरे राज्य में और दूसरे जिले में. It enables the digital transfer of case. मतलब इसमें क्या होता है? केस का डिजिटल ट्रांसफर होता है to concern the juvenile justice board, child welfare committee or the speedy registration and allow for request the translocator or the interpreter if required.
आठवां जो सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है। आठवां सवाल तो देखो, green hydrogen is produced combining the hydrogen and oxygen molecule in water using renewable electricity। क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट है गलत। The water used in electrolysis must contain salt mineral to conduct the electricity। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। कौन सा सही है? तो सेकंड सही है। आंसर क्या होगा? बी। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय splitting water molecule into hydrogen and oxygen using the renewable electricity। So ये जो प्रोसेस होता है इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है और ये रिलेटेड है ग्रीन हाइड्रोजन से। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। सो ध्यान देना इस बात पे। यहां देखो, हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड, किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है वो प्राप्त की जाती है। ये आपका मीथेन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, माइनस प्लस। देखो इधर, the water used in the electrolysis must contain salt and mineral to conduct the electricity। Two electrodes are immersed into water and connected the power source and direct current is applied। यहाँ पर direct current apply होता है सेकंड स्टेप में यहाँ पर। ठीक है, थर्ड में क्या होता है? the disassociation of hydrogen and oxygen occurs when the electrodes attract ions with opposite charges to them and during the electrolysis and oxidation reductions and reaction occur due to the effect of the electricity। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट 2024 a new training program will be conducted by स्टार्ट 2014। यानी कि ये जो 2024 स्टार्ट प्रोग्राम है, न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये स्टार्ट, ये क्या है? ये एक 2024 में न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या ये CSIR से संबंधित है, DRDO, इसरो और नीति आयोग? ये संबंधित है इसरो से। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों चर्चा में था। इसरो विल कंडक्ट द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस स्टार्ट ट्रेनिंग, यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम 2024 प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था? अगर आप इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, सो टू अट्रैक्ट यंग इंडिविजुअल्स टू फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2024 में जो इसरो ने शुरू किया है, इसका उद्देश्य है जो यंग व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अट्रैक्ट करना। सो दिस ट्रेनिंग विल कवर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द सेशन ऑन इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एंड द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs आर ट्रू। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये देखना है हमें। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। तो देखो, APIs facilitate communication and interactions between different software system or components। APIs are only used by developers for accessing data from database। API are primarily designed for human interactions within graphical user interface और API are static and cannot be updated once released। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो सही है? देखो, APIs facilitate communication interactions between the different software system or the components। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ए आंसर होगा। सो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, सर्ट यानी कि CERT इन CSIRT फिन्स व्हाइट पेपर ऑन API सिक्योरिटी इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ये राइट डायरेक्शन में लिया गया स्टेप है। सो APIs फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि ये संचार को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, between software components by the providing a set of definition and protocols। for instance, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको कि इसका उदाहरण क्या है, so a weather app on your phone communicates with the weather bureau's software system through APIs to display daily weather updates, right। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर वो है which of the following statements about azadirachtin true। so azadirachtin is true
इसके बारे में क्या है? इट इज अ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स वाइडली यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज अ डेराइव फ्रॉम द नीम ट्री एंड एक्ट एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स. क्या ये बात सही है? इट इज अ प्राइमरली यूज्ड एज केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर और इट इज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन प्लांट्स. सो इनमें से क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा कौन सा सही है? सो देखो, इट इज सिंथेटिक पेस्टिसाइड, नो. इट इज डेराइव फ्रॉम नीम, यस, नीम से निकाला जाता है और ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स यानी कि प्राकृतिक कीट रोधी के रूप में काम करता है ये. ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? बी. बी आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा, बी सही है. कॉन्टेक्स्ट रिसर्चर्स एट JNU, Jawaharlal Nehru University School of Biotechnology have developed artificial intelligence based tool to predict the metabolic content in neem fruits, specifically azadirachtin, which is used in the biopesticide, right? And AI model analysis image of neem leaves and the fruits to classify them as having either low or high azadirachtin content, eliminating the need for expensive and the cumbersome analytical equipments like the high performance liquid and the chromographic HPLC इसको बोला जाता है. सो ये जो मॉडल है ट्रेन करता है किसको? यूजिंग डीप लर्निंग में फ्रेमवर्क्स, सिंथेटिक इमेज, ऑगमेंटेशन, अचीविंग हाई एक्यूरेसी, क्लासिफाइंग यूनिट्स एंड द मेटाबॉलिक कंटेंट को. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU. जैसे जब आप प्लूटो के बारे में पढ़ते हो तो आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ते हो. प्लूटो को प्लैनेट्स की श्रेणी से डॉट प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है जिसमें 3 कंडीशंस रखी गई थी. ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो देखो यहां देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है. IAU International Astronomical Unit is responsible for regulation and naming of celestial bodies and features. बिल्कुल सही बात है, वही मैंने बोला. celestial bodies क्या होते हैं? आकाशीय पिंड. अब जब सेलेस्टियल बॉडी बोल रहे हैं, आकाशीय पिंड बोल रहे हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाता है. ग्रह, उपग्रह, तारे यानी कि प्लैनेट्स आपके आ जाते हैं, सैटेलाइट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है. एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स सब आ जाते हैं आकाशीय पिंड में. तो इनके फीचर्स, इनके नाम आदि के बारे में, इनके रेगुलेशन के बारे में बात करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा क्या है? IAU has authority to regulate space exploration mission conducted by government and the private organization. क्या ये बात सही है? तो ये जो स्टेटमेंट है दूसरा ये गलत है, यानी कि फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है. तो सही कौन सा हुआ? एक सही हुआ. अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए. आंसर होगा ए. ठीक है, ए. अब देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूनियन हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ स्टेशियो शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर. आपको पता है चंद्रयान 3 जो 2023 में लॉन्च हुआ था, इसरो ने लॉन्च किया था, मून पर गया था. कहां? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के सॉदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने, और उस प्लेस को बोला गया है शिव शक्ति. तो ये जो नाम दिया है ये किसने दिया है? ये नाम दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने. ठीक है, ध्यान रखिएगा. और ये जो चंद्रयान 3 गया था ये विक्रम यानी कि ये लैंडर लेकर के गया था और रोवर लेकर के गया था. रोवर, तो लैंडर जो था वो विक्रम था, रोवर जो था वो था प्रज्ञान. सो ध्यान रखना है कब लॉन्च हुआ, कहां से लॉन्च हुआ. श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, आंध्र प्रदेश से, राइट. और किसके द्वारा लॉन्च व्हीकल किया था. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये कैसा है? नॉन गवर्नमेंटल यानी कि NGO. ये एक तरीके का NGO है with the objective of advancing astronomy in all aspects. So it was founded in 1919. कब? 1919 में पाया गया, बेस्ड इन पेरिस, फ्रांस. अब देखो फर्स्ट यूनिट क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन established convention and guidelines for the naming planets, moon
और द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी ग्रह उपग्रह आप देखते हैं, किसी प्लेनेट के सैटेलाइट्स मिले हैं कि इतने सैटेलाइट सैटर्न के हैं, इतने सैटेलाइट्स आपको जुपिटर के हैं, राइट। तो इनको नाम कहाँ से मिला है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये इनको नाम देता है सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंडों को, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स as well as the maintaining standard and the nomenclature for consistency in specific communication. Second statement क्या कह रहा है? While the International Astronomical Union is a significant role in coordinating the international astronomical activities like promoting collaboration among space agencies, and it doesn't have direct authority over regulation space. मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई अथॉरिटी नहीं है कि स्पेस में कोई एक्सप्लोरेशन आदि से संबंधित पावर रखता है, कंडक्टेड बाय गवर्नमेंटल और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा स्टेटमेंट 13वां हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिपोर्ट्स, और यहाँ पर पब्लिश की गई हैं। अब इनको हमें देखना है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही है। 13वां क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट, यानी कि कितने पेयर ऐसे हैं जो सही है। तो देखो, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट को कौन जारी करता है? क्या इसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी को कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को कौन करता है? तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही है? तो यहाँ पर आपका एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है, वो है सेकंड। एक स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। देखो, फोर्थ ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024 में जारी हुई है, जिसको जैम यानी कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। सो दिस रिपोर्ट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिटार्स, स्काइस प्रोग्राम, ITU एंड फाउंडेशन क्लाइमेट। इसका मतलब हुआ कि ई वेस्ट रिपोर्ट को UNEP जारी नहीं करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। UNITAR specialized in the innovative learning solution to enhance and enhance the global decision making and the support country level actions for the better future. WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 एंड लेसेंट्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भाषा नेट पोर्टल। भाषा नेट पोर्टल के बारे में बात करनी है आपको कि जो भाषा नेट पोर्टल है इससे संबंधित इन दोनों में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग विद सपोर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। It provide an ecosystem to enable citizens to easily create communication, transport process and the retrieve information with ease in digital medium without language barrier। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फिर सी यहाँ पर, ठीक है। सो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी हैव लॉन्च द भाषा नेट पोर्टल। तो भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस निक्सी ने मिलकर के लॉन्च किया है भाषा नेट प्रोग्राम, जो भाषा नेट पोर्टल है। ये जो आपका भाषा नेट पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस निक्सी, इन्होंने मिलकर के ये लॉन्च किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इवेंट विद सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम्ड एंड द नंबर्स। अब यहाँ पर देखो, इट इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विद सपोर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। Universal acceptance यानी UA is a technical requirement that ensure all the dominance name, email address and top level dominion are treated equally. So this means, इसका मतलब क्या हुआ? This means that all UA universal acceptance domains name can be used by any internet enabled device, applications, system regardless of script, language or the character length. अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? देखो यहां पर कौन सा कथन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जो सही है, ART प्रोसीजर इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड जीमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या ये बात सही है? ART टेक्निक्स आर सोलिली यूज्ड इन इंडिविजुअल विद फर्टिलिटी इशू एक्सक्लूडिंग सेम सेक्स कपल, और ART guarantees successful pregnancy outcomes without any risk or the complications. ART procedures are always affordable and accessible to all the socio-economic groups. तो इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? यहां देखें, ART प्रोसीजर इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF ट्रीटमेंट बोलते हैं, एंड जीमेट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल हमारा इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है सही, ए सही है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये जो है ART किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने रिक्वेस्टेड अ रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ एज्ड वुमेन बाय वायलेटिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। ये पंजाब का ही केस था, उसी के आधार पे जो ART है और ये सब चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। या जो IVF होता है, IVF कराते हैं, IVF थ्रू जो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, उसमें भी एक जो एक्ट है राइट, उसमें एक उम्र को ध्यान में रखा जाता है महिला की कि किस उम्र तक ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हो और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। So, assisted reproductive technology encompasses a various procedure aimed at facilitating pregnancy, including in vitro fertilization and gamete intrafallopian transfers. These techniques involve interventions to assist in fertilization outside the body. अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है which of the following statements about gram negative bacteria is correct? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन ऐसा है यहां पर जो सही है? सो देखेंगे, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टोगैल्किन टू देयर शेल वॉल। क्या ये बात सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। दे स्टेन पर्पल व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेनिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। दे पजेस एन आउटर मेम्ब्रेन, इनके ऊपर बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है, इस पे आउटर मेम्ब्रेन होती है यानी कि बाहरी झिल्ली होती है, कंटेनिंग द लिपोपोलिस सेल्स। तो बिल्कुल तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा ये हो जाता है सही, थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। सो देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये कौन सा प्रोकैरियोटिक है ये भी ध्यान रखना है। Prokaryotic that are resistant to multiple drugs and can cause infections like the pneumonia and the meningitis हो गया। So they are significant public health problem because they can pass along genetic materials, right? यानी कि genetic material को ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे से, allow other bacteria to become the drug resistance as well। खुद तो होंगे भी, दूसरे को भी क्या करेंगे? अपना जेनेटिक मटेरियल दे देंगे, और उससे फिर जो दूसरा बैक्टीरिया है वो भी क्या होगा? वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी आप दवा खा रहे हो और आपके ऊपर, आपने एक चीज देखी होगी, धीरे धीरे जैसे जो व्यक्ति ज्यादा मेडिसिन लेता है उसके ऊपर उस दवा का असर होना धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा विशेष तौर पर ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादा होता है, जिसको MRT मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। आप देखो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर, व्हेन द आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर विल, यानी कि अगर आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट, पानी का एक ग्लास है, उस पर बर्फ है और वो बर्फ जो तैर रही है ऊपर धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो इससे पानी का जो स्तर होगा, जो लेवल होगा, वो बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 17, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो ये क्या होगा? सी, रिमेन कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्किमेड्स प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, ये सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का, पढ़ा होगा आपने ये देखो, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में,
फ्लेमिंगो लॉज पढ़ते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ते हैं, राइट, आर्किमिडीज लॉज पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार न्यूटन के नियम पढ़ते हैं। सो ये सभी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। द अपवर्ड बुओयंट फोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड वेदर पार्शियली और दो फुली सबमर्ज्ड, आधा डूबा है या पूरा डूबा है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज द बॉडी डिस्प्लेस and act in the upward direction, so at the center of the mass of the displaced fluid, right। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से। सवाल कई बार ना सीधे सीधे न्यूटन के लॉ से पूछ लेंगे, फ्लेमिंगो के जो राइट थंब से, या फिर आपका जो लेफ्ट थंब है उसके नियम पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। Thus the floating substance displayed some liquid, so when the ice melt there will be no change। आइस जब मेल्ट होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इन वाटर लेवल एज द मेल्टेड आइस विल ऑक्यूपाई द सेम, क्योंकि जो मेल्टेड आइस है वो उसने सेम प्लेस को ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम इट वाज ऑक्यूपाइंग अर्लियर, जब ये तैर रहा था उसके ऊपर जितना इसने ऑक्यूपाई स्पेस किया था उतना ही करेगा। सो दस द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम, इसलिए पानी जितना था, पानी का स्तर जितना था उतना ही रहेगा इसमें। Which one of the following is secreted by the pancreas and regulates the amount of sugar in the body। यानी कि हमारा 18वां सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट श्रावित होता है और रेगुलेट, बॉडी में शुगर का कितनी मात्रा रेगुलेट होती है और श्रावित होती है पैनक्रियाज के द्वारा। सो रेनिन, क्रेटिन, विटामिन, इंसुलिन, कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। बात यहाँ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज मतलब क्या होता है? अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। सो इनमें से कौन सा होता है बताओ? रेनिन, क्रिएटिन, विटामिन और द इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर आपका रेनिन गलत है, क्रिएटिन गलत है, विटामिन गलत है, इंसुलिन, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शुगर की बात हो रही है, पैंक्रियाज की बात हो रही है, तो आपका जो आंसर है वो है यहाँ पर डी, ठीक है। देखो, insulin and glucagon hormone secreted by the ice shell with the pancreas। यानी कि जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय के द्वारा श्रावित होता है, ठीक है। एंड दे आर बोथ सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू ब्लड शुगर लेवल, और ये दोनों ही क्या करते हैं? हमारे रक्त में जो शुगर का स्तर होता है, रक्त में, ब्लड में शुगर लेवल को, राइट, शुगर के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। बनाए रखने का काम करते हैं, बट इन ऑपोजिट फैशन, ठीक है। इंसुलिन इज नॉर्मली सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल। ये जो इंसुलिन होता है बीटा सेल के द्वारा, यानी जो अग्नाशय के बीटा सेल होते हैं उनके द्वारा श्रावित होता है। एंड ग्लूकोन रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द स्टिमुलेटिंग लीवर to metabolic glucose into glucose, so molecules and release to glucose into the blood। insulin is a hormone that regulate blood sugar level। insulin क्या है? हार्मोन है इंसुलिन, राइट, जो कि ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है। अगला हमारा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो सही हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो, अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज फॉलिक एसिड। क्या विटामिन सी का दूसरा जो नाम है वो फॉलिक एसिड है? तो नहीं, फॉलिक एसिड तो बिल्कुल भी इसका नाम नहीं है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, है ना। और क्या होता है स्कर्वी, या इसको विटामिन सी और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दांतों में, प्लस जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है, ठीक है। रक्त आना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपने देखा हो अचानक से किसी के मुंह में ब्लड आना शुरू हो जाता है दांतों में, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। मुंह में दुर्गंध आती है, ये सब इसकी कमी से होता है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन स्कर्वी। यस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर है बी। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं विटामिन सी को। इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और ये पानी में घुलनशील होता है। जो विटामिन सी होता है ये पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी को जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
दूसरी बात क्या है, इसको स्कर्वी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, मैंने बताया पहले, दांतों में कमी और दांतों में खून आदि आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पानी में घुलनशील होता है, जो विटामिन है पानी में घुलनशील होता है। जैसे आप मान लीजिए नींबू वगैरह पानी में जब निचोड़ते हैं तो वो पानी में बिल्कुल घुल जाता है। नींबू में विटामिन सी होता है, कोई भी ऐसी चीज आप डालें तो वो घुल जाएगा। ऑलराइट, सो नेचुरली प्रेजेंट इन सम फूड्स एडेड टू अदर अवेलेबल एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स। कई सारे फ्रूट्स में ये नेचुरली होता है, जैसे नींबू में होता है, फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है, बीटरूट में होता है विटामिन सी, ठीक है। So vitamin C is the water soluble vitamin found in the citrus and other fruits. Citrus मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, खट्टे फलों में, और अन्य फलों में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बेरीज में होता है। हंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्कर्वी इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्वी जो होता है ये क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, मतलब आपको इसके लिए दवा लेनी पड़ती है, अपनी डाइट में विटामिन सी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसकी कमी से जो होता है, और ये स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होता है, कमी से होता है। सो विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ हेयर। कई बार हमारे जो बाल बहुत खराब हो जाते हैं उसमें विटामिन सी का भी बड़ा रोल होता है। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है आपकी स्किन खराब हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में ब्लड आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में ब्लड आना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज, बोन एंड टीथ। और एक चीज और होती है, आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन एडिशन इट हैज सिग्निफिकेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होता है विटामिन सी में, तो हमारी स्किन का जो कोलेजन लेवल होता है उसको बूस्ट करने में भी बड़ा मदद करता है, यानी कि आपकी जो स्किन होती है ये भी रिफ्रेश फील करती है। इसलिए आजकल आप देखोगे मार्केट में बड़ी विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी फेस वॉश चल रहे हैं, फेस मास्क चल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें चल रही है। सो टू प्रोटेक्ट द शेल फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज, जिससे हमारे शेल में जैसे जैसे एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, तो हमारी जो स्किन होती है उसमें फ्री रेडिकल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं के डैमेज को कंट्रोल करता है विटामिन सी। इसलिए जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं तो विटामिन सी जो सप्लीमेंट्स है ये अपनी डाइट में ज्यादातर आपको शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इनमें से कौन सी गैस, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि यूज किया जाता है यहाँ पर। सो देखो फ्रेनॉन होता है, ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा होता है, फ्रेन, ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मार देगा ये, है ना। अमोनिया भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, ये होता है फ्रेन। आंसर क्या है, ए। फ्रेन इज अ नॉन फ्लेमेबल एलिफेटिक गैसोलीन। नॉन फ्लेमेबल मतलब कि ये गैर ज्वलनशील, गैर ज्वलनशील मतलब कि इसमें आग नहीं लग सकती, ऑक्सीजन तो बर्न हो जाता है। गैसोलीन विच इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर एज द सप्लाई ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फ्रेन इज अ लोअर टॉक्सिक गैसोलीन, और ये लोअर टॉक्सिक बहुत कम जहरीला होता है, विच इज ऑल्सो यूज्ड एट aerosol propellants. So in case of air, the conditioner freon is located inside the copper coil of air conditioner. Freon absorb warmth from the inside of the room. ये क्या करता है, फ्रेन जो होता है जब हम एसी चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा रूम ठंडा हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो वार्म गर्मी होती है, उसको जो फ्रेन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, गर्मी वहां से तापमान जो होगा तो तापमान अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके का काम करता है। After absorption of warmth, freon is transferred from the high stress liquid from low pressure gas. और यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद ये क्या स्थानांतरण करता है, फ्रॉम हाई स्ट्रेस लिक्विड से ये लो प्रेशर गैस की तरफ जाता है। देन द कंपोनेंट ऑफ एयर कंडीशनर ट्रांसफर फ्रंट साइड ओवर द ब्लोइंग फैन, द फ्रिज पंप आउट वार्मथ फ्रॉम इनसाइड टू द बैकयार्ड टू यूजिंग अ वार्म पंप। जैसे फ्रिज में होता है, फ्रिज के पीछे वाला जो पार्ट होता है आप देखोगे वहां पे क्या होता है, फ्रिज के अंदर जो भी सामान है उस चीज में से नमी अब्जॉर्ब करके वो पीछे की साइड निकाल रहा होता है, ठीक है। वैसे ही फ्रेन इज यूज्ड इन द फ्रिज टू एब्जॉर्ब वार्मनेस फ्रॉम द इंटीरियर टू एग्जॉस्ट द आउटसाइड। बोथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब इसको क्या बोलते हैं, CFC, एंड द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
HCFC, इसको क्या बोलते हैं? HCFC। HCFC are responsible for producing greenhouse gas and harm the ozone layer। तो ध्यान रखना, CFC एंड HCFC ये दोनों ही क्या बनाती हैं? ये ग्रीन हाउस गैस बनाती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड करते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर टोन सेफर देन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, व्हाट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। कॉपर, अल्मुनियम, आयरन और गोल्ड। बॉक्साइट से क्या मिल सकता है? कॉपर मिल सकता है? नहीं। अल्मुनियम मिल सकता है? यस। आयरन नो, गोल्ड नो। तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। देखो, बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मुनियम, यानी कि ये अल्मुनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर क्या है? बॉक्साइट है। इट कंटेंट ओनली 30 to 54% अल्मुना, Al2 इसका जो वो है Al2O3। So the rest is mixture of silica, various iron oxide and the titanium dioxide along with the trace amount of zinc, phosphorus, nickel and the vanadium. Bauxite is used in a lot of industry like the chemical industry, refractory, absorptive, cement, steel, petrol industry among others. So in chemical, bauxite along with alumina is used in the manufacture aluminum chemicals. In refractory it is used the raw material for making several products. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, which two essential nutrients are added to double fortified salt, यानी कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में कौन से दो पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है? कैल्शियम एंड विटामिन डी? नहीं। आयोडाइन एंड विटामिन ए? क्या आयोडीन और विटामिन ए को किया जाता है? सो नो। आयरन एंड आयोडीन को किया जाता है? यस। आयरन और आयोडीन को डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में किया जाता है, आयोडीन एंड विटामिन डी। ये गलत है, आंसर क्या होगा? सी, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, DFS। क्या है DFS? डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। इट इज इनोवेटिव न्यू फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट है, डिलीवरिंग स्मॉल यानी कि कम डाला जाता है बट क्रूशियल अमाउंट ऑफ आयोडीन एंड आयरन ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू देयर डाइट। अपनी डाइट में वो DFC के थ्रू आयोडीन और आयरन भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करने के बाद में। In general, DFC formulations are intended to provide 100% of daily dietary iodine requirement and daily dietary non-requirement. So, dual fortification of salt with iodine and iron could be sustainable approach to combat iodine and the iron deficiency. India's National Institute of Nutrition has pioneered the development of double fortified salt. यानी कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या DFSP किसने किया है? सो ये किया है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN ने। ध्यान रखना, इसने फाउंड किया है। NIN has also taken the initiative to transfer the technology to iodized salt manufacturers in the country and provide continuous quality control support। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, आयरन। सो किससे किया जाता है? द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो बिजली की प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, कॉपर से, आयरन से या निक्रोम से? किससे बना होता है? तो ये बना होता है निक्रोम से। राइट आंसर है। देखो, नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, निकल का ही एक अलॉय होता है ये, एंड क्रोमियम इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट है इसका। सो व्हेन हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ये पहली बार गर्म होता है, इट फॉर्म्स एन अधेरेंट लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, और ये क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है, बिकॉज द मटेरियल बीनीथ दिस लेयर विल नॉट ऑक्साइड्स। ठीक है, सो द वायर विल नॉट ब्रेक और बर्न आउट, इसीलिए इसके जो वायर होते हैं, तार होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। सो एज अ रिजल्ट निक्रोन इज यूज्ड एज द हीटिंग एलिमेंट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, वो है द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज, यानी कि ये जो टर्म है आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली बेबी के बारे में आपने सुना होगा। सो इसमें कौन सा टर्म यूज होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट डेवलप्स इन यूट्रस, यानी कि जो ओवम होते हैं,
फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो अंडाणु होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन परख नली में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट, उसको जाइगोट्स बनने के बाद में फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां पर, यूट्रस में। तो बेबी डेवलप यूट्रस में होता है। क्या ये बात सही है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में? या फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, क्या ये बात सही है? Fertilization of ovum take place in the uterus but develops in the test tube. Fertilization take place in the uterus and embryo develop in the uterus. So देखो होता क्या है टेस्ट ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन, उनका निषेचन होता है कहां पर, टेस्ट ट्यूब में। लेकिन जो निषेचन के बाद में जो जाइगोट्स होते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है, वो डेवलप कहां पर होता है, यूट्रस में होता है। तो आंसर ए होगा यहाँ पर, पहला कथन सही है। ठीक है, ये देखो करेक्ट ऑप्शन है ओवम, यानी कि जो अंडाणु होते हैं ओवम फर्टिलाइज एक्सटर्नली, इनका फर्टिलाइजेशन, इनका निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है, बाहरी रूप से होता है, एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और बाद में इसको यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है। सो टेस्ट ट्यूब बेबी इज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ये IVF, राइट, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है यही IVF होता है। तो बिल्कुल सही बात है, IVF in vitro fertilization program, which means the ovum fertilized outside mother's body externally and then they are transferred in the fallopian tube, इनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड द इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, बाद में इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स, जो जाइगोट्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जाइगोट्स यानी कि जो युग्मनज होते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऑरेरा ऑस्ट्रेलिया इज अ नेचुरल लाइट display in the earth sky, so predominantly seen in the Antarctica region. It results from, किसका रिजल्ट होता है ये? स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, क्या इसका रिजल्ट होता है? नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ सोलर लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, इसका होता है? नहीं। डिस्टर्बेंसेस इन द मैग्नेटोस्फेयर कॉज्ड बाय द सोलर विंड, इसकी वजह से होता है? बिल्कुल, सोलर विंड के द्वारा जो मैग्नेटोस्फेयर है, जो चुंबकीय प्रभाव है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। आंसर हमारा सही है सी आंसर है। तो देखो when solar storms comes toward us, some of the energy and small particles can travel down the magnetic field line at the north and south pole into earth atmosphere. There the particle interact with gases in our atmosphere, resulting in a beautiful display of light in the sky. ठीक है, oxygen gives off and the red light, nitrogen glows blue and purple. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इथाइल अल्कोहल इज, यानी कि इथाइल अल्कोहल इज कॉमनली मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिशन ऑफ, जो इथाइल अल्कोहल होता है ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाता है अगर इसमें एक चीज मिला दी जाए। तो कौन सी चीज? क्लोरोफॉर्म। क्या क्लोरोफॉर्म के मिलाने से ऐसा होगा? नहीं। मिथाइल अल्कोहल, तो यस, अगर इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिला दोगे तो वो ड्रिंकेबल नहीं बचता है, पीने योग्य नहीं बचता है, पीने के लिए वो अनफिट हो जाता है। तो आंसर होगा बी। इथाइल अल्कोहल ऑल्सो नोन एज द एथेनॉल, commonly made unfit for drinking by addition of methyl alcohol, ठीक है, and also known as methanol. So methanol is a highly toxic, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है, can cause severe health effects, जिससे बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, लाइक ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है, इंजेस्टेड हो सकता है, स्मॉल अमाउंट। So adding methanol to ethyl alcohol rendering undrinkable, saving as a deterrent to prevent accidental consumptions of the misuse. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, what distinguishes or cell growth differentiation in cancer cell from those in the human body? ठीक है, हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। सो देख लेते हैं इसमें क्या है 27वें सवाल में। Cancer cell exhibit a breakdown of regulatory machine leading to the formation of being and the malignant tumor. क्या ये बात सही है? यस, ए आंसर है हमारा यहाँ पर। सो दूसरा गलत है, थर्ड गलत है, डी, क्योंकि फर्स्ट ही सही है। देखो इन द ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएट आर टाइटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस. However, in cancer cell there is a often breakdown of these regulatory mechanisms. So this breakdown lead to uncontrolled cell growth and proliferation.
अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर विच कैन बी बेनिन, यानी कि नॉन कैंसरस, और द मेलिजेंट जो होता है वो कैंसरस होता है। सो ऑप्शन ए करेक्टली कैप्चर्ड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर शेल एंड डिस्टिंग्विश्ड देम फ्रॉम द नॉर्मल शेल, राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सही आंसर देखना है कौन सा है। तो देखो, वाटर हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन एयर, क्या ये बात सही है? वाटर एक्सपांड्स एज इट, सो वाटर हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन द एयर, ये तो सही है। वाटर एक्सपांड्स एज इट गेट्स वार्मर एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि किसी भी तापमान पर पानी अगर गर्म होता है तो क्या फैलना शुरू कर देता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? सो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये तो गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 28 में। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा वो तो सही हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? ए, आंसर हो गया ए। First statement correct. Water does needed have a higher specific heat capacity than the air. Specific heat capacity refers to the amount of heat energy required to raise temperature of substance by a certain amount. So, water's high specific heat capacity means that it can absorb and retain more energy. ठीक है, कंपेयर टू द एयर विच हैज अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हवा की जो गर्मी को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम होती है अपेक्षाकृत पानी के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वाटर इज अनयूजुअल लिक्विड, हैज द यूनिक प्रॉपर्टीज बट इट डजंट बिहेव द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द लिक्विड, ऐसे बिहेव नहीं करता है ये। सो वाटर डज नीड एक्सपांड व्हेन वार्म एंड इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कूल्स बट नॉट एट ऑल टेम्परेचर and accordingly occurs between 4 to 0 degree Celsius, about 40-32 degree Celsius Fahrenheit. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे the ejection of electrons when metal surface is radiate is called black body radiation, photoelectric effect या Zeeman effect, atomic spectrum। क्या होता है? ejection of electrons when metal surface is radiated is called photoelectric effect। आंसर है हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 29। देखो, करेक्ट टर्म्स फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज अ मेटल सरफेस रेडिएटेड इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस phenomena occur when photon light particles strike metal surface and transfer their energy to electron within the metal. So if the energy of photon की जो एनर्जी होती है ज्यादा होती है, work function of the metal like minimum energy required to remove an electron and from the metal, so electrons can be ejected from surface. Albert Einstein received in 1921 Nobel Prize in Physics for his service to the theoretical physics and especially for his discovery of the law and photoelectric effect के लिए। फोटो इफेक्ट किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेफर्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by perfect absorber black body at a given temperature. C. Zeeman effect refers to the splitting spectrum line into multiple components in the presence of magnetic field. क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर है Which among the following is not the noble gas? इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? ऑर्गन नोबल गैस है, रेडॉन नोबल गैस है, नियॉन रोमन गैस है, जो ब्रोमीन है ये नोबल गैस नहीं है, तो आंसर हमारा होगा डी। ठीक है, नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर low reactivity due to their full valence and the electric shell, so they are also known as inert gas. Noble gas include helium, neon, argon, krypton, xenon, random। ठीक है, radon। सो डी जो है ब्रोमीन इज नॉट नोबल गैस, इट इज अ हैलोजन एलिमेंट, ये एक हैलोजन एलिमेंट है एंड फाउंड इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 17 ग्रुप में आता है जो ब्रोमीन होता है। सो अनलाइक नोबल गैस, नोबल गैसों की तरह नहीं है, जो हैलोजन होते हैं आर हाईली रिएक्टिव नोमेड्स एंड रेडिली टू कंपाउंड विद देयर एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यहाँ पर है और 31 कह रहा है द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। सो क्वेश्चन नंबर 31 में टीएनटी एक्सप्लोसिव होता है, ओजोन डीडीटी और द ब्लैक मिस्टर फुलरेंस कौन सा होता है? तो टीएनटी होता है ना, टीएनटी। टीएनटी ट्रिनिटी ट्यूलरेंस इज द सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड इन एन एक्सप्लोसिव। विस्फोटक में ये यूज होता है। इट इज येलो क्रिस्टलाइन, येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है दैट इज यूज्ड इन द
वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशन, तो कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव एंड द प्रोपेलेंट्स। टीएनटी इज स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो जो टीएनटी होता है ये स्टेबल होता है, बट कैन डिटोनेट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शॉक और हीट, लेकिन अगर इसको ये गर्म हो जाता है या तो शॉक लगता है तब ये रिएक्ट करता है, ठीक है। सो ओजोन ऑप्शन बी, इट इज अ ट्राइएटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट यूज्ड इन एक्सप्लोजन, तो ओजोन का प्रयोग एक्सप्लोजन या विस्फोटक के रूप में नहीं किया जाता है, टीएनटी का प्रयोग किया जाता है। और जो डीडीटी होता है इट इज अ पेस्टिसाइड, आपने देखा भी होगा डीडीटी पाउडर फॉर्म में होता है। सो दैट वाज वाइडली यूज्ड इन द पेस्ट बट इज नाउ बैंड इन द कंट्री, अभी बहुत सारे देशों में इसको बैन कर दिया गया ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क, क्योंकि इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क हो रहे थे, सो अभी इसको बैन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, if a real object is placed just inside the focal point of a diverging lens, the images, अगर कोई वास्तविक वस्तु जो फोकल पॉइंट के इनसाइड होगी डाइवर्जिंग लेंस में, जो आपका अब सारी लेंस होता है उसमें, तो जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, है ना। इमेज कहां पर बनेगी ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और द डिमेंशियल होगी। यस, ये आंसर सही है यहाँ पर। When real object is placed just inside the focal point or a diverging lens, यानी कि जो अपसारी लेंस होते हैं उस पर, ठीक है, अपसारी लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अपसारी लेंस, द रिजल्टिंग इमेज इज वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि आभासी इमेज होगी, इरेक्ट होगी, टेढ़ी होगी, डिमेंस्ड होगी। सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल बिकॉज द लाइट रेज divergent after passing through lens and they appear convergence background upon extension। इसका मतलब ये हुआ कि रेज डोंट एक्चुअली कन्वर्ज, कि जो किरणें होती है वास्तविक में वो अभिसरण नहीं होता है उनका रियल पॉइंट पर बिहाइंड द लेंस, बट इंस्टीड अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस वेयर बैक टू ट्रेस टू बैकवर्ड, राइट। ये जो इमेज है नॉट इन्वर्टेड बट इरेक्ट बिकॉज द रेज डाइवर्स्ड अवे फ्रॉम each other after passing through the lens resulting in an uprising image, सीधी इमेज बनती है। The image is divisible in size compared to the object. This is because the image distance is shorter than the object, so distance resulting in a smaller size of the image comparable to object. Question number 33 हमारा यहाँ पर है। So 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a man circles अराउंड अर्थ इन अ सैटेलाइट, अगर एक व्यक्ति सैटेलाइट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका हिज मास बिकॉज जीरो बट वेट रिमेन्स कांस्टेंट, उसका जो मास होगा क्या वो जीरो हो जाएगा और उसका जो वजन होगा क्या वो कांस्टेंट रहेगा। मास रिमेन्स कांस्टेंट, क्या उसका जो द्रव्यमान है जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा और जो उसका वजन है वो जीरो हो जाएगा। बोथ मास एंड वेट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या द्रव्यमान और भार वजन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। बोथ मास एंड वेट रिमेन्स जीरो, क्या दोनों जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी सैटेलाइट में पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो वजन होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है तो वजन पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए तो वहां पे तैरते रहते हैं, राइट। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज्ड बाय अ बॉडी, यानी कि जो द्रव्यमान है वो तो हमारी बॉडी में बंद है, ठीक है। सो इट कैन नेवर चेंज, ये तो चेंज नहीं हो सकता कि भाई मास कम हो गया, डिस्प्लेस्ड इन द बॉडी। ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के साथ, विस्थापन के साथ आपका जो द्रव्यमान है, आपका जो मास है वो कम या ज्यादा नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। बट वेट इज अ फोर्स, एक्चुअली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वजन जो है वो क्या है, वजन एक तरीके का बल है, वास्तविक रूप से ये बल है जो कि ग्रेविटी के कारण हमको पता चलता है, टेकिंग अर्थ इनटू कंसीडरेशन, जो कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी जब पैर फिसलता है अचानक से तो बहुत भारी लगते हैं हम खुद को ही और गिर जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जब तक प्रॉपर काम कर रहा है तो हमको नहीं पता चलता है वजन, और जब जहां गुरुत्वाकर्षण वजन वे जो है वो फोर्स कम हो जाता है वहां पर तैरते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स आए थे, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर क्या फ्लोट करते रहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं कर रहा है वहां पर। So therefore outside earth this force is negligible, मतलब कि ये जो फोर्स है ये कामगार नहीं है, जीरो है, hence weight is zero, इसलिए वजन भी कम हो जाता है। As weight mg where gram g is the force due to gravity, ठीक है, when g is almost negligible और nil weight is zero, जब ये जो g है
ये जीरो होगा तो जो वेट है ये भी जीरो हो जाएगा। हेंस आउटसाइड अर्थ वेट इज जीरो वाइल मास इज कांस्टेंट। इसलिए द्रव्यमान बराबर बना रहता है और वजन जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरिया इज ट्रू। बैक्टीरिया के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया गिव फूड पॉइजनिंग, क्या ऐसा होता है? नहीं। फ्रीजिंग मेक फूड लास्ट लॉन्गर बाय किलिंग बैक्टीरिया, क्या ऐसा है? नो। बैक्टीरिया ग्रो फास्टेस्ट व्हेन दे आर इन वार्म एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जब वार्म एनवायरनमेंट में होते हैं तो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों में जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तो बहुत सारी बीमारियां आदि आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑल बैक्टीरिया नीड टू सर्वाइव, नहीं, हमारा आंसर सही है, सी। सी सही है यहाँ पर। सो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया गिव फूड पॉइजनिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये तो गलत है। नॉट ऑल बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग, सभी से फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। दीज आर मेनी हार्मलेस और इवन बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कई सारे बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया लाइक द लैकोबैसिलस होता है यूज्ड इन द योगर्ट, जो योगर्ट आप खाते हो उसमें यूज होता है। प्रोटेक्शन आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, फ्रीजिंग मेक फूड लास्ट लॉन्गर बाय किलिंग बैक्टीरिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। फ्रीजिंग डजंट किल बैक्टीरिया, जब आप फ्रीज करते हो तो बैक्टीरिया को मारते नहीं है, ओनली स्लो डाउन देयर ग्रोथ, उनके रेस्पिरेशन रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, स्लो डाउन कर देते हैं उनकी ग्रोथ को। सो व्हेन फूड इज थॉड एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट कैन स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। अगर मान लो खाने को आप बाहर रख दोगे, तापमान बढ़ेगा तो कोई भी बैक्टीरिया दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा वहां पर। सी क्या होता है? Bacteria grows fastest when they are in the warm environment. So this statement is true. Most bacteria thrive in warm temperature, particularly between 40 degree Fahrenheit to 140 degree Fahrenheit, which is often referred as the danger zone, जो कि danger zone कहा जाता है बैक्टीरियाज के लिए। So at this temperature, bacteria can multiply rapidly, leading to the spoilage and the potential foodborne illness. और इनकी वजह से जो खराब खाने से बीमारियां हो जाती है वो हो जाती हैं। डी क्या कह रहा है? ऑल बैक्टीरिया नीड एयर सर्वाइवर, यानी कि सभी बैक्टीरिया को हवा की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नॉट ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड एयर टू सर्वाइव, सभी को सर्वाइव करने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन, एनऑर्बिक बैक्टीरिया डोंट, यानी कि जो एरोबिक होते हैं इनको आवश्यकता होती है हवा की, जो अनएरोबिक होते हैं उनको नहीं होती है। सम बैक्टीरिया कैन इवन स्विच बिटवीन एरोबिक और द अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। सो बैक्टीरिया ग्रो फास्टेस्ट व्हेन दे आर इन द वार्म एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेबीज। एंड अगेन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। द जर्म्स विच कॉज रेबीज लिव इन द स्लाइवा ऑफ सिक रेबीज एनिमल, बिल्कुल सही बात है, ये स्लाइवा में होता है। इन अप टू 99% ऑफ केसेस डोमेस्टिक डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज वायरस ट्रांसमिशन टू ह्यूमन, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? सी। सी आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो, रेबीज इज अ डिसीज ऑफ डॉग, फॉक्सेस, वॉप्स, हेंस एंड द सम प्लेसेस इट इज डिसीज ऑफ बैट्स which feed on the blood. ठीक है, so the disease is a pass to other animal or the people if they bitten by an animal with rabies. ये जो germ है which cause rabies live in the saliva of the sick animal. So first statement जो है हमारा यहाँ पर सही है। हमारी ये जो सेकंड क्लास थी क्वेश्चन आंसर्स की, करंट अफेयर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थे यहाँ पर यूपीएससी जो आपका 25 मई को होने वाला है। ठीक है, बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, बस थोड़ा सा आपके पास टाइम बचा है तो जितना हो सकता है, जितनी पूरे साल तैयारी करी है अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।